हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो वीडियो बना रहे हैं ये वीडियो है आपकी सामाजिक ज्ञान विषय के बारे में है। और सामाजिक ज्ञान विषय का जो चौथा सेक्शन है उसका नाम है आर्थिक विकास की समझ। उसका सेकंड चैप्टर है और चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसको लेकर के आज ये पाठ है और इस पाठ के हम बनाने जा रहे हैं आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी है। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और इसमें जो पहला प्रश्न आ रहा है वह है आर्थिक कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये तीन क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र उसका प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय का नाम है द्वितीय क्षेत्र है और तीसरे को हम कहते हैं तृतीय क्षेत्र। तो पहले इसका उत्तर याद कर लें कि अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। अब इन तीनों के तीन और अन्य नामों से हम जानते हैं। जो पहला है या प्राथमिक क्षेत्र है, इसे हमने कहा है कृषि क्षेत्र भी कहा है। जो दूसरा क्षेत्र है उसको हमने कहा है औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण उद्योग क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा क्षेत्र है जो कि सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका पहला प्रश्न बहुत आसान है और तैयार हो गया। प्रश्न दोबारा देख लें कि आर्थिक कार्यों के आधार पर इसका वर्गीकरण है। ये कैसा वर्गीकरण है? आर्थिक कार्यों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में हम जो प्रकृति के द्वारा जो चीजें मिली गई है उनको हम डायरेक्टली यूज करके उससे पैसे कमाते हैं, रुपए कमाते हैं और ये क्षेत्र कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। इसमें कौन कौन से होते हैं? जैसे कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य है, डेयरी है, वन उत्पाद है। ये प्रकृति के द्वारा जो चीजें मिली है मनुष्य उनका उपयोग उसी रूप में करता है बिना कोई अल्टरेशन या चेंज के। तो इसको हमने नाम दिया है प्राथमिक क्षेत्र। तो आपको ये भी प्रश्न आएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से, आप तो कह सकते हैं कृषि है, पशुपालन है, डेयरी है, मत्स्य है और वन उत्पाद से संबंधित क्षेत्र। इसी में दूसरा आता है कि द्वितीय क्षेत्र क्या होता है। तो बहुत ही आसान है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र से जो चीजें प्रकृति के द्वारा हमें मिली होती है उन्हीं चीजों को हम दूसरे रूप में बना करके समाज के सामने पेश करें, वो कहलाता है औद्योगिक क्षेत्र। अर्थात यहाँ हमें जो प्राथमिक क्षेत्र है यहाँ से हमें कच्चा माल मिलता है और इस कच्चे माल को उद्योगों के द्वारा या विनिर्माण के द्वारा हम उसको रूप चेंज करके समाज के अंदर दूसरे रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये कहलाता है औद्योगिक क्षेत्र जिसमें उद्योग धंधे आते हैं। तीसरा क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। इसका मतलब ये है कि जो पहला और दूसरा क्षेत्र है उसको सेवा देने का काम करता है या आधारभूत ढांचा देने का काम करता है। और ये इसको नाम भी हमने रखा है सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर के नाम से भी हम जानते हैं। जिसमें कौन कौन से हैं? परिवहन है, संचार है, बैंक है, बीमा है, वित्त वगैरह है इत्यादि और भी बहुत सारे ऐसे सेवा क्षेत्र हैं जिनको हमें पहले क्षेत्र में भी और द्वितीय क्षेत्र में भी आवश्यकता पड़ती है। ये क्षेत्र उत्पादन का कार्य बिल्कुल नहीं करता है, यह केवल पहले क्षेत्र को और दूसरे क्षेत्र को सेवा या आधारभूत सेवाएं देने का कार्य करता है। तो ये आपका पहला प्रश्न है। बड़ा भी तैयार हो गया, छोटा भी तैयार हो गया। दूसरा प्रश्न है कि आर्थिक गतिविधि आधारित रोजगार, ये देखो रोजगार के आधार पर है, रोजगार के आधार पर इसका वर्गीकरण कीजिए। ये तो किसके आधार पर है? आर्थिक कार्यों के आधार पर। अभी रोजगार मिला है तो रोजगार के आधार पर हमने कितने क्षेत्रों में बांटा है? तो दो क्षेत्र हैं। एक को हमने कहा है संगठित क्षेत्र है और दूसरा कौन सा है? असंगठित क्षेत्र। याद कर ले, आर्थिक गतिविधियां रोजगार के आधार पर इसका वर्गीकरण कीजिए। तो दो प्रकार से वर्गीकरण है, एक है संगठित क्षेत्र है, दूसरा है असंगठित क्षेत्र है। संगठित क्षेत्र का मतलब ये है कि ऐसे क्षेत्र जो सरकार के नियंत्रण में हो। असंगठित का मतलब जो सरकार के नियंत्रण में नहीं हो। और दूसरी बात, जो सरकार के नियंत्रण है, नियंत्रण में कोई है इसका सरकार के नियमों से चल रहा है, तो वहां व्यक्ति को जो रोजगार मिला हुआ है उसमें स्थायित्व है, वो परमानेंट है, कोई हटा नहीं सकता है, उसको सही समय पर उसका वेतन मिलेगा, वेतन
नियमों से मिलेगा। तो इसका ठीक उल्टा है असंगठित क्षेत्र, जिसमें सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, मजदूरों को समय पर वेतन नहीं मिलता है, उनके साथ में शोषण होता है, उनको आज काम कर रहा है, कल उनके रोजगार की कोई निश्चितता नहीं है। तो ये इस प्रकार से रोजगार के आधार पर दो क्षेत्र हो गए। एक हो गया संगठित क्षेत्र जो सरकारी क्षेत्र है, और दूसरा हो गया असंगठित क्षेत्र जो कि बिखरा हुआ है, सरकार का नियंत्रण नहीं है। तीसरा आता है स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रकों का वर्गीकरण कीजिए। स्वामित्व का मालिकाना, कि जो भी वो रोजगार दे रहा है वहां पर, तो उसका मालिक कौन है, इस आधार पर हमने इसको दो कैटेगरी या दो भागों में बांटा है। एक तो है सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा कौन सा है, निजी क्षेत्र। दोबारा और देखिए प्रश्न कि स्वामित्व के आधार पर था, मालिकाना हक के आधार पर इन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये दो भाग है, एक है सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा है निजी क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब ये है कि जो कि सरकार के द्वारा चलाया जा रहा हो, सरकार का स्वामित्व हो, सरकार के द्वारा वेतन दिया जाता हो और सरकारी नियमों के द्वारा उसका नियंत्रण भी हो और संचालन भी हो। ये क्षेत्र क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। ठीक है ना। ऐसे दूसरा है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र का होता है प्राइवेट क्षेत्र, अंग्रेजी में कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, जिसके मालिक लोग स्वयं होते हैं और इनका नियंत्रण निजी लोगों के द्वारा एक पोषित होता है। अर्थात लोग अपनी कैपेसिटी से, जिसमें सरकार नहीं शामिल है, अपने हिसाब से लोगों को वेतन करते हैं, रोजगार पे रखते हैं और अपने धंधों को चलाते हैं। तो इसमें सरकार का कोई नियंत्रण या दबाव नहीं है और इनके नियम अपने हिसाब से बनाते हैं। तो ये दो क्षेत्र हो गए, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। इसमें चौथा प्रश्न आता है कि अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं। पहले ये देख लो बेरोजगारी किसे कहते हैं। बेरोजगारी का मतलब है कि जहां रोजगार व्यक्ति को नहीं मिलता, वो कहलाती है बेरोजगारी। अब एक बेरोजगारी का रूप है अल्प बेरोजगारी। तो अल्प बेरोजगारी का मतलब है कि वह व्यवस्था जिसमें व्यक्ति को प्रत्येक रूप से काम करता हुआ दिख रहा है, अर्थात व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, तो उसको हमने कहा है अल्प बेरोजगारी। इसका एक और भी नाम है और वह छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी कहा जाता है। और कृषि क्षेत्र इसका उत्तम उदाहरण है। कृषि क्षेत्र में आप देखते हैं लोग पढ़े लिखे हैं और खेती में लगे हुए हैं, तो उनकी अपनी योग्यता के अनुसार उनको वेतन या आर्थिक लाभ नहीं मिलता है। तो ये दो नाम हो गए, एक हो गया अल्प बेरोजगारी या इसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, जिसका मतलब है कि व्यक्ति को उनकी क्षमता या योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलना। अगला प्रश्न है दो बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है। तो जो खुली बेरोजगारी है वो क्या है, लोगों के पास रोजगार नहीं है और प्रच्छन्न में क्षमता से कम रोजगार मिलता है। ये तो हो गया पहला। ये जो खुली बेरोजगारी एक शहरी क्षेत्रों में है और प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पर है, ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, ये दो अंतर हो गए। ऐसे अगला प्रश्न है कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में कोई अंतर बताइए। तो जैसा हमने पीछे पढ़ा है कि जो संगठित क्षेत्र हैं ये सरकार के द्वारा चले जाते हैं और असंगठित क्षेत्र कौन चलाता है, स्वामी या कोई निजी क्षेत्र के मालिक चलाते हैं। इसकी अवधि नियमित होती है। जो संगठित क्षेत्र है उसकी अवधि नियमित होती है कि आपको 6 घंटे काम करना, आपको रोजाना काम करना है, सप्ताह में 4 छुट्टियां आती है, तो ये सारे नियम इसमें लगते हैं। यहाँ पर ये अनियमित है। आज बेरोजगार व्यक्ति है, कल काम मिल जाए, परसों फिर उसको रोजगार नहीं मिलता है। तो ये असंगठित क्षेत्र की विशेषता है। दूसरा है कि ये सरकारी नियम की अनुपालना करते हैं, कौन, संगठित क्षेत्र, जबकि असंगठित क्षेत्र में इनकी नियमों की अनुपालना नहीं की जाती है। तीसरा है इसमें सरकारी नियंत्रण होता है, जबकि इनमें सरकारी नियंत्रण नहीं होता है, निजी क्षेत्र है, खुद ही इनके मालिक होते हैं। चौथा है छोटे और बिखरे हुए होते हैं, कौन, ये असंगठित क्षेत्र, जबकि संगठित क्षेत्र ये बड़े होते हैं। ये उल्टा लिख दिया गया इसके अंदर, संगठित क्षेत्र बड़े होते हैं और संगठित होते हैं, जबकि असंगठित में क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं और ये बिखरे हुए होते हैं। ये इधर उल्टा हो गया है।
और यहाँ आप देखते हैं कि ये जो असंगठित क्षेत्र है इसमें शोषण होता है बहुत, जबकि संगठित क्षेत्र में कोई शोषण नहीं होता है। तो ये आप अंतर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मनरेगा 2005 के बारे में एक लेख लिखिए। तो मनरेगा, इसको हमने अंग्रेजी में कहा है MNREGA। तो मनरेगा का पूरा नाम लिख देना। एक तो आप वो क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पूरा नाम है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है। और इस अधिनियम या कानून की खास बात ये 2005 में लागू हुआ और ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार की गारंटी देता है कि एक वर्ष के अंदर कम से कम उनको 100 दिन का रोजगार जरूर मिले। कहाँ? ग्रामीण क्षेत्र में। और दूसरी बात, यदि उनको रोजगार नहीं दिया जाता है तो उसके बदले में उन्हें भत्ता दिया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि गांव में लोगों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, जो वहां लोग बेरोजगार है उन्हें रोजगार प्रदान करना इस योजना का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न आता है कि जीडीपी, जिसे हमने हिंदी में कहा पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद, क्या है? दोबारा ये प्रश्न आएगा आपके कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है और ये क्या होती है। तो आप कहेंगे जीडीपी का पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद। ये होती क्या है? तो उसका उत्तर है कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं, जो जिनका उत्पादन होता है और सेवाओं के मूल्य को, ये दोनों मिलाकर के हैं। वही तो अंतिम जो वस्तु है उसका मूल्य और जो सेवाओं का मूल्य है, इन दोनों के मूल्य को हमने कहा है जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद। तो ये प्रश्न आपके सामने पूछा जा सकता है। इस प्रकार से इस पाठ के मैंने मुख्य जो प्रश्न आपको बता दिए हैं और ये सारे के सारे प्रश्न आपको परीक्षा में बिल्कुल पूछे जाएंगे। यदि आपको याद कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से तो आइए आपका चैप्टर 5 अंकों का पूरा तैयार हो जाएंगे। और कल हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।